हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को पता है कि बस चंद ही मिनट बाद आप लोगों का एग्जाम शुरू होगी, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से मैं आज आप लोगों को भरपूर क्लास करवाऊंगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव दोनों क्लास में तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल कंटिन्यू क्लास इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, मुझे खड़ा होने का ताकत नहीं था, इस कारण से क्लास कल अच्छी तरह से नहीं हो पाया था। मैं कोशिश करूंगा आज मेडिसिन लेने के बाद मैं कोशिश करूंगा आज कि आप लोगों के पास मैं आज भरपूर आप लोगों को क्लास दे पाऊं, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है, मैं पहले कितना बार बोलते आ रहा हूं। तो फाइनली हम लोग आज लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को क्लास आज तबड़तोड़ तरीके से देखना होगा और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है। जो मांग का नियम है वो लागू होने का क्या कारण है, तो पहला कारण होगा सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम, प्रत्यास्थापन प्रभाव, आय प्रभाव। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स को जो भी स्टूडेंट्स पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े मेरे भाई, तो याद रखिएगा आपके लिए कल का पेपर नहीं है, बस याद रखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं ना कि पूरे साल भर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, शर्मा किस पेपर आएगा, वर्मा किस पेपर आएगा, ले लेंगे, चाट लेंगे, मेरे एग्जाम में लड़ जाएगा, इतना आसान होता ना। तो सारा स्टूडेंट्स पूरे साल भर जो पढ़ रहे हैं ना वो पागल नहीं है कि वो साल भर पढ़ते रहेंगे। एक मेरे बात को कड़वी है मेरे भाई, लेकिन सच है, ठीक है। इसलिए जब भी आपके आने वाला जनरेशन होगी उन लोगों को बताएं कि थ्योरी लेक्चर पढ़ने की कोशिश करें, ना गाइड काम देगा ना और कुछ काम देने वाला है आपके पास। अगर आपके अंदर में चैप्टर का नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है, तो अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं, अन्यथा आप रट्टा लगाने वाला जिंदगी से आप मार्क्स नहीं ला सकते, बस इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जा रहे हैं पता है, पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर के लाइन बाय लाइन से, जहां पे स्टूडेंट्स क्या टीचर्स भी नहीं सोच सके कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यकीन नहीं होता है, तभी कॉमर्स और साइंस का एग्जाम हुआ है आपका, इकोनॉमिक्स का पेपर का जाकर देख लीजिए, 30 में से 10 क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी, जैसे कीमत में अगर कम होगी तो मांग बढ़ जाती है, तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग वस्तु की मांग घट जाती है। ये किसने कहा था, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, ये आपसे यहाँ पे पूछेगा तो बताएंगे सर मार्शल था। कौन था, जॉन मार्शल था। सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध दर्शाता है। ये संबंध दर्शाते किस प्रकार का, सीधा संबंध दर्शाते हैं, विपरीत संबंध भी दर्शाते हैं, समानुपात संबंध भी दर्शाते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर एक तरह का डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध को क्या कहलाता है। ये जो आपका विपरीत संबंध के बारे में बताया गया है इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मांग का नियम व्यक्त करता है, जो मांग का नियम है वो क्या व्यक्त करता है हम लोगों के लिए। तो बहुत सिंपल सा है कि वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध बताते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, सॉरी नेक्स्ट पे आते हैं। सामान्य वस्तु का सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, जो सामान्य मांग वक्र होती है इसके ढाल हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव होता है। और हाँ, कोई आगे पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो सीओटी का एग्जाम की तैयारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे याद रखिएगा मेरे दोस्त फ्री में करवाया जाएगा, वो भी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, फ्री में आप लोग कराया जाएगा, वो भी लाइव क्लास चलेगी। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो मांग फलन है उसको हम लोग किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो याद रखिएगा dx इक्वल टू px। क्या लिखना है मेरे दोस्त, dx इक्वल टू px इक्वल टू f। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगा, क्या सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अब ये आ गया आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इतना हार्ड भी नहीं कि आपसे बनेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहते हैं कि माना एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, देखिए मेरे भाई, एक ये है एक ये है, तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग अलग अलग तालिका द्वारा दिखाया गया है। मतलब ये देखिए पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन है। D1 मान लेते हैं कि ये राम है, ये रहीम है। राम ने पहला दिन में 9 को, रहीम ने 24 को, 8 को, 20 को, इस तरह से सोचना है, ये जूम करना है आप लोगों को, ठीक है। वस्तु की मात्रा कीमत में 4 पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी, कहाँ पे बताएगा मेरे दोस्त, बताएगा कहाँ पे, 4 पे। तो सर 4 पे कहाँ है, यहाँ पे। तो 4 में D1 अब प्लस D2 ऐड करना है। D1 में कितना था सर, 6,
प्लस D2 में कितना था 16, इस तरह से काउंट करेंगे तो सर कितना हो जाएगी 22। कोई हार्ड नहीं है मेरे भाई, समझाने वाला सही होना चाहिए। अगर समझाने वाला सही हो जाएगी ना तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर स्टडी करें, ठीक है। और आने वाले जनरेशन जो भी क्लास 11 में है अपने घर के आसपास उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा 1 अप्रैल से मिसाइल क्लासेस की याद रखिएगा एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 12 बच्चों के लिए, ठीक है, जिसका फी ओनली फॉर 399 रुपये में एक बार पे करें और पूरे साल भर रगड़ कर तैयारी कराया जाएगा। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम पे, एक टाइम पे नहीं, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम पे लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास अगर छूट जाए तो रिकॉर्डेड आपके मोबाइल पे डाउनलोड रहेगी पक्का 365 दिन तक। तो लोगों को इन्वाइट करें जहां पे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, सारा चीज आप लोग यहाँ पे तबड़तोड़ तरीके से इस बार सेशन 2024 से 25 का क्लास होगी, ठीक है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? जो मांग का नियम है इसको कौन अभिव्यक्त करता है? तो बताएंगे सर मूल्य, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मांग के निर्धारण तत्व है, जो मांग है इसके निर्धारक तत्व क्या है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या पता है, इफेक्ट पहुंचाने वाला मांग का जो नियम है उसको प्रभावित करने वाला कारक आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर उपभोक्ता की आय में, याद रखिएगा क्या होता है कि उपभोक्ता की आय। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? कौन किसी वस्तु की मांग की प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? साधनों की कीमत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? साधनों की कीमत। और मैं हाँ, जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन आए, फिर आप लोग आकर कमेंट करेंगे सर एक भी क्वेश्चन लड़ा नहीं। एक वीडियो देख लेंगे और कहेंगे सर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो एक भी 30 में से एक भी लड़ा नहीं। मेरे भाई इतना आसान नहीं है, याद रखिएगा। जितना आसान स्टूडेंट इस जमाने में सोच कर रखे है ना, स्टडी उतना आसान नहीं है, और जितना हार्ड भी सोच कर रखे है ना उतना हार्ड भी नहीं है। भगवान ने कहा है, याद रखिएगा, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जिसने जिस चीज पर समय दिया है, जिसने जिस चीज के लिए समय दिया है वह चीज उनका अपना है। याद रखिएगा, अगर आप अपने स्टडी को समय दिए हैं तो वह स्टडी आपके लिए है। अगर आप शराबी जुहारी के साथ अगर अपने आपको सौंप दिए हैं तो सोचिए कि आपका कैरेक्टर भी उसी तरह से होगा। बिजनेसमैन की तरफ मूव किए हैं तो बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिस चीज के लिए आप ज्यादा समय दिए हैं वह चीज आपका है, कोई माने ना माने आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, किस प्रकार के वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेंगे? यहाँ पे जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं आवश्यक वस्तु। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सॉरी, इसका विलासिता वस्तु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलासिता वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन रोटेट करेगा एग्जाम में। क्या कहा है कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी भी प्रकार की, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं। क्या होगी? ऐसे वस्तु को हम लोग विलासिता वस्तु कहते हैं। अब सोचेंगे सर विलासिता वस्तु क्या है? अब उसको समझाते रहे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? विलासिता वस्तु, घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु, सारा चीज मैं रगड़ के बता चुका हूं। कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसकी क्या कारण है? इसके एक ही कारण और कुछ कारण थोड़े ना है, याद रखिएगा, गिफिन का विरोधाभास। क्या हो जाएगा? गिफिन का विरोधाभास। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, अगर मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु एक्स की मांग हो जाती है, एक्स की मांग कम हो जाती है, तो एक्स वस्तु किस प्रकार की वस्तु है? तो एक्स वस्तु एक प्रकार का घटिया वस्तु है। क्या है? एक प्रकार का देखा जाए तो एक घटिया वस्तु है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर कि गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी। जो गिफिन वस्तु है उसके मांग वक्र की ढाल हमेशा कैसे होते हैं? तो बताएंगे सर गिफिन वस्तु की जो मांग वक्र हमेशा ढाल नेगेटिव होता है। याद रखना मेरे दोस्त, नेगेटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? याद रखिए, सॉरी, इसका पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगी? किसका? तो याद रखना है गिफिन वस्तु का, याद रखना हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, चाय और कॉफी। समझ लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप लोग आस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? आपके पेपर में तो टपकेगा ही टपकेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। आस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे के बदले जो प्रयोग किया जाता है ऐसा वस्तु को किसे कहते हैं? समझ जाए मेरे भाई, मेरे पास दो सामान है, चाय और कॉफी। अगर चाय की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कॉफी की मांग को घटा देंगे। कॉफी की मांग अगर बढ़ जाती है, अगर कॉफी की
अगर मेरा बात को समझिएगा, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और चाय की कीमत घट जाती है तो याद रखिएगा मेरे भाई, कॉफी की मांग भी घट जाएगी। ये है सर हम लोग का एक दूसरे का प्रयोग। जैसे और मैं बता सकता हूँ, ये जैसे चाय कॉफी हो गया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसा वस्तु है, अगर एक वस्तु पे दाम बढ़ती है तो दूसरा वस्तु का हम लोग सेवन करना शुरू करते हैं, दूसरा वस्तु की अगर दाम बढ़ती है तो पहला वस्तु को सेवन करना शुरू करते हैं। तो ऐसा वस्तु को हम लोग अस्थापन्न वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अस्थापन्न वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसा वस्तु को? ऐसा वस्तु को हम लोग कहते हैं अस्थानापन्न वस्तु। थोड़ा सा सर समझा दीजिए ना कि पूरक वस्तु किसे कहते हैं। मेरे भाई पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं तुम्हें चलने भी नहीं दूंगा, कहता नहीं कि मैं नहीं तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा, कहता है ना। जैसे क्या हो जाएगी, गाड़ी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, गाड़ी और पेट्रोल, बिना पेट्रोल का गाड़ी, पेट्रोल बिना पेट्रोल का गाड़ी चल नहीं सकता है। अब पेट्रोल का यूज तभी होगा जब गाड़ी चलेगी। जैसे कलम, कलम और स्याही, क्या है, स्याही, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। याद रखिएगा, एक दूसरे का बिना प्रयोग किए एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता है। लेकिन चाय अगर दाम बढ़ गया तो कॉफी का प्रयोग करेंगे, अस्थापन्न वस्तु। कॉफी के दाम बढ़ गया, चाय का प्रयोग करेंगे, अस्थापन्न वस्तु। एक दूसरे का पूरक में प्रयोग करेंगे, पूरक वस्तु। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, यदि वस्तु x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे दो वस्तु को हम लोग कहते हैं सर प्रतियोगी वस्तु। क्या कहेंगे? प्रतियोगी वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आप लोग का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? अब जब ये क्वेश्चन को देखना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पूरा कंफ्यूज आ जाते हैं। मेरे भाई कंफ्यूजन है कि कोई बात नहीं है। आपके आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, आपके सामने एक गुलाब जामुन है, देखिए मेरे भाई ये क्या है आपका गुलाब जामुन है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा गुलाब, ठीक है, एक गुलाब जामुन है। और क्या है, गुलाब, और उसके बाद क्या है मेरे भाई, रसगुल्ला है। एक क्या है, मान के चलिए रसगुल्ला है, ठीक है, रसगुल्ला है। समझिएगा, रसगुल्ला की कीमत कम होने से अगर इसकी दाम घट जाती है तो गुलाब जामुन की मांग भी घट जाएगी। समझ पाए मेरे बात को? अगर रसगुल्ला की कीमत घट जाएगी तो गुलाब जामुन का मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु की दाम अगर घटेगी, सभी लोग जो भी गुलाब जामुन खाते थे वो अब क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। तो बोल सकते हैं सर हम लोग ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगी बी। और आज ही के क्लास में मेरे दोस्त सब्जेक्टिव क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है जब वस्तु की मांग होती है। जब वस्तु की मांग क्या होती है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा पूर्ण बेलोचदार होती है। क्या होती है? पूर्ण बेलोचदार होती है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है, जब मांग वक्र होती है, याद रखिए वो क्षैतिज होती है तो क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होती है। क्या होती है? पूर्णतः लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्र एक अक्ष के समांतर होती है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होगा। कीमत लोच का मान हमेशा कितना होता है मेरे भाई? इनफिनाइट होती है। याद रखिए क्या होती है? इनफिनाइट होती है, जिसे हम लोग पूर्ण लोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पूर्ण लोचदार कहते हैं। जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग होती है, जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तो मांग वक्र जो है क्या होती है, तो बताएंगे सर पूर्ण बेलोचदार होती है। क्या होती है? पूर्ण बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत एक्स अक्ष के समांतर खींची गई है तो उनका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच मान होगी। यहाँ पे फिर से आपसे दिया गया है कीमत लोच की मान क्या होगी, तो मेरे बताएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगी? शून्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांग की लोच को जो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फैक्ट पहुंचाने वाला कौन कौन से है, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु जैसे हमें चावल चाहिए, चाय पत्ती मतलब रोटी चाहिए, यस या नो, तो इस तरह से क्या है, ये हमारा आवश्यक वस्तु है। तो आवश्यक वस्तु को याद रखिएगा हमेशा मेरे भाई, मांग की लोच हमेशा इकाई से कम होती है। क्या होती है? इकाई से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी।
क्वेश्चन है सर, यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होती है। एक वस्तु है जिसकी कीमत कम होने से वस्तु की उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है, तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु की कीमत लोच क्या होगी। तो ऐसे वस्तु की कीमत लोच को हमेशा याद रखिए, किससे दर्शाते हैं, तो बताएंगे सर एक से अधिक। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, एक से अधिक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वस्तु की मांग लोचदार होगी। वस्तु की जो मांग है वो लोचदार होगी, याद रखिए इनमें से कौन से वस्तु की मांग लोचदार होगी, तो रेफ्रिजरेटर का। किसका, रेफ्रिजरेटर का। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, सापेक्ष लोचदार। याद रखिएगा ज्यादा खर्चा करेंगे सापेक्ष लोचदार, ज्यादा खर्चा करेंगे सापेक्ष लोचदार। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, एक सरल रेखा, ये तो रेखा हुआ दिया हुआ नहीं है मेरे भाई, तो रेखा वाला को मैं स्किप कर देता हूं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों का नॉलेज खुलेगी। नॉलेज है तो कॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए अच्छी तरह से। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% कमी, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी, मेरे भाई समझिएगा, एक क्वेश्चन को इतना आसानी से मत समझिएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उस मांग की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। मेरे भाई मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है क्या, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और मैं लास्ट टाइम लिखा रहा हूं, लगभग मैंने 7-8 वीडियो में लिखा चुका हूं, मैं फिर से लिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। याद रखिएगा मांग की लोच का फॉर्मूला होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। क्या लिखना है मेरे भाई, याद रखिएगा मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में क्या लिखना है, प्रतिशत परिवर्तन। समझिए मेरे दोस्त, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ठीक है, डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखना है। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रतिशत परिवर्तन। इसको एकदम याद रखिएगा, कंठस्थ याद रखिए, कंठस्थ। ईडी का फॉर्मूला होता है, मांग की लोच का फॉर्मूला होता है क्या, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है सर, याद रखिए कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाय कितना दिया है सर 5। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1.6, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। ये भी एक तरह का क्या है, नंबरिकल क्वेश्चन ही है आपके पेपर का। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग की मात्रा में, अभी फिर से यहाँ पे दिखाया गया कि मांग की मात्रा में, देखिए मेरे भाई पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखे मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर 8, कीमत में परिवर्तन कितना दिया सर 4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा सर कितना 2, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे भाई नंबरिकल क्वेश्चन हार्ड नहीं, यहाँ शर्त है कि आपको चीजों को समझना चाहिए। अब यदि किसी वस्तु की मांग फलन Q इक्वल टू दिया है सर 1/P, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी, मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा 1 हो गया हमेशा, कितना होगा 1, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगी। यदि किसी वस्तु, मान लेते कोई भी वस्तु है आपके पास, कोई भी वस्तु है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण, मांग वक्र का जो समीकरण है वो दिया हुआ है 10 माइनस पी, ये दिया हुआ है, समझिएगा क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू 10 माइनस पी है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपए होने पर वस्तु की कीमत, देखिए मेरे भाई यहाँ पे दिया है पी का मतलब सॉरी कीमत का मतलब प्राइस होता है, प्राइस का वैल्यू दिया है कितना 2 वैल्यू दे दिया है पहले से ही, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, बस पुट ना करना है, पुट कर देना है मेरे दोस्त 10 माइनस 2, इस तरह से जब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना 8, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आएगा नंबरिकल क्वेश्चन। नंबरिकल क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस बशर्त है कि चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा इस बार, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को रट्टा लगा लेना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मेरे भाई
कि इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिए। क्या है, किसी वस्तु की कीमत मांग फलन कितना है मेरे भाई, क्यू का वैल्यू दिया है 20 माइनस 2p, ठीक है, और p का वैल्यू दे दिया है कितना 20। तो बस कुछ नहीं करना, 20 को 20 से माइनस मल्टीपल करना है, फिर 20 को याद रखिएगा मेरे भाई 2 को फिर 20 से मल्टीपल कर देना है। मैं तो कहूंगा मेरे याद रखिएगा दोस्त, अगर इसको मैं प्रूव करते चला तो बहुत बड़ी बन जाएगी। आप लोग डायरेक्टली इसको रट्टा लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 400 माइनस 40p, याद रखिए क्या 400 माइनस 40p। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू दिया है, Q इक्वल टू 15 माइनस 2p दिया हुआ है, प्रति कीमत इकाई 1 रुपया है। कीमत का मतलब होता है प्राइस का वैल्यू कितना दिया है सर 1, ठीक है। तो इक्वल टू बोल सकते हैं सर 15 माइनस 2 इंटू 1, p का वैल्यू दिया है सर 1, 15 माइनस 2 15 को 2 से गुना करेंगे, सॉरी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा कर सकते हैं कि अगर आपके पेपर में अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान से समझिए, एक बार नहीं हो सके अगर आपके पास समय है इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, तब जाकर इसको आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में धंसेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। बताएंगे सर कि किसी भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु है कि उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं, तो बताएंगे उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उत्पादन फलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त साधन एवं आगत एवं पर्याप्त निर्गत के संबंध को कहते हैं। आगत और निर्गत के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर उत्पादन लागत। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उत्पादन लागत। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा इसको, जो हम लोग सही उत्तर किए मेरे दोस्त, याद है उत्पादन फलन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उत्पादन लागत नहीं, उत्पादन फलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है। एक कोई भी उत्पादन फलन है उसका संयोग को शामिल किया जाता है, किसमें शामिल किया जाता है ये पूछा गया है। तो किसी भी संयोग को, याद रखिए किसी भी संयोग को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो उत्पादन फलन होती है उसको कौन से समीकरण द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, तो याद रखिएगा Q इक्वल टू ABCD। और ABCD क्या है, ये मात्रा है। ये आपके पेपर में अगर नंबरिकली ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका मात्रा दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं कि दो साधन श्रम L और पूंजी, L का मतलब लेबर, पूंजी का मतलब कैपिटल के लिए उत्पादन का फलन का स्वरूप होगी। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो Q इक्वल टू FL, याद रखिएगा K, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो उत्पादन फलन है इसका संबंध किससे है, तो उत्पादन फलन का जो संबंध होती है ना, उत्पादन के साधनों से। किसे, उत्पादन के साधनों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आगत का निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आगत का निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आगत का निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उत्पादन कहते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी। कोई उत्पादक या फर्म भूमि पूंजी श्रम एवं कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी कोई पूंजी आए, भूमि आए, श्रम आए, कच्चे माल आए, तो इस तरह के पूंजी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बताइए सर उत्पादन की प्रक्रिया। तभी ना, देखिए कोई भी सामान को उत्पादन करने के लिए पहले आपको भूमि चाहिए, जमीन तो चाहिए, उसके बाद पूंजी माल चाहिए, पैसा, श्रम लेबर चाहिए, उसके बाद कच्चे माल चाहिए, तभी जाकर आप कोई भी सामान को उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर नहीं सकते, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन से क्या तात्पर्य है। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे पूछा गया है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि उत्पादन कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन कौन होता है। उत्पादन होता है सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और आज ही के क्लास में मैं फिर से आप लोगों को एक नंबरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, एक सेट, और सब्जेक्टिव का 2 सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सर पे आ चुकी है मेरे दोस्त, एग्जाम एकदम सर पे आ चुकी है, बस घूमे फिरे नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वो श्रम होगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या हो जाएगी, श्रम।
और यही क्वेश्चन इस साल पूछा गया था जो कॉमर्स और साइंस का एग्जाम दिए जो भी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी साधन की कीमत को मजदूर कहा जाता है? मजदूर किसे कहते हैं? जो लेबर लोग होते हैं, जो श्रम होते हैं, जो हम लोग लेबर है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? तो मेरे बात याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी को। इसको क्योंकि पूंजी का मतलब पैसा के ऊपर ही ना इंटरेस्ट लगता होगा। ब्याज मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, श्रम से क्या तात्पर्य है? जो श्रम है मेरे दोस्त, याद रखिए इससे क्या तात्पर्य है? श्रम से हम लोग का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य की घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। कहां से? ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। क्वेश्चन है सर, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का जो मुख्य कारण है वो कौन से है? देखिए, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण है साधनों का अपूर्ण स्थापन होना। क्या? साधनों का अपूर्ण स्थापन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जाती है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। याद रखिएगा मेरे भाई, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन जो होती है उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? पैमाने के प्रतिफल नियम। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? पैमाने का प्रतिफल नियम। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह कौन सा समय है? क्या पूछा गया है? समय, टाइम। वह कौन सा समय है? आपसे पूछा गया वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जाते हैं? तो किसमें परिवर्तन किए जाते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा दीर्घकालीन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दीर्घकालीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किसी काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तन का साधनों के विभक्त किया जाता है। किसमें सर? अल्पकाल में। कहाँ पे? अल्पकाल में किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स को अल्पकाल और दीर्घकाल के मतलब समझे में नहीं आएगा तो फिर लिखेंगे कैसे? पूरे साल भर क्या कर रहे थे बताइए आप लोग? अल्पकाल दीर्घकाल के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर में समझा चुका हूँ, चाहे आपने कोई भी कोर्स को बाय किए हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के का नियम उत्पादन के कितने स्तर तक व्याख्या करती है? कितना स्तर तक? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 3 स्तर तक। कितने? 3 स्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादन के लिए क्या होती है? एक विवेकशील उत्पादन के लिए उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन पे अगर आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा जाता है सर कि साधनों के वैसे संयोग, साधनों का वैसा संयोग होना चाहिए जिसमें तत्कालिक रूप से दक्ष कहा जाता है, जिससे कम से कम एक समान की मात्रा होती है। तो बताएंगे सर स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो बताएंगे सर दीर्घकाल से। क्या है? दीर्घकाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। दीर्घकाल में यदि कोई फर्म अपनी समस्त लागतों को दुगुना कर देती है, दीर्घकाल में समस्त फैक्ट्रियां वाले अगर अपने लागत को दुगुना कर देती है परंतु उत्पादन दोगुने से कम होती है तो तब नियम लागू होती है। तो कौन सा नियम लागू होता है तब? बताएंगे सर घटते प्रतिफल नियम। क्या? घटते प्रतिफल नियम लागू हो जाती है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि उत्पत्ति के साधन सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो जाती है तो ऐसे साधनों को हम लोग कहते हैं क्या? पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन में बताया हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आया घाटे का प्रतिफल नियम क्या है? घाटे देखिए मेरे भाई, पहले मान लेते हैं कि हम 2 रुपये अपने फैक्ट्री में यूज करते थे तो 4 को समान उत्पादन होता था, ठीक है। अब हम 4 रुपया कर दिया, अपने आय को दुगुना कर दी, तो हम सोचेंगे कि ये भी दुगुना होगा, लेकिन ये दुगुना नहीं बल्कि ये किसी तरह से घट गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? घटते प्रतिफल का नियम। ठीक इसका ऑपोजिट यहाँ पे जो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक इसका ऑपोजिट है। याद रखिएगा, पहले मैं 2 रुपया कमाता था, याद रखिएगा 2 रुपया पूंजी लगाया था तो 4 को उत्पादन हुआ था। अब मैं क्या कर दिया? यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होती है, ठीक है, दुगुना करने पर 3 गुना वृद्धि होती है। तो इस तरह से बोल सकते सर वर्धमान, पैमाने का वर्धमान या वृद्धिमान प्रतिफल होती है। उस वक्र का को क्या कहा जाता है? जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाते हैं। तो ऐसे संयोग को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, समोच्च उत्पादन वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक दो क्वेश्चन को आप यहाँ से आप लोगों को मैं स्किप करना सिखा रहा हूँ, इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा गया अभी तक, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? सीमांत उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सीमांत उत्पाद कहा जाता है। अगला है, यदि कुल उत्पाद टोटल प्राइस तथा परिवर्तन साधन की मात्रा और हो तो औसत उत्पादन का सूत्र क्या होगी? तो औसत उत्पादन का सूत्र होता है सर, याद रखिएगा, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थके नहीं, मंजिल बहुत दूर है बाबू। यदि कुल उत्पाद टोटल प्राइस तथा परिवर्तन साधन की मात्रा हो तो सीमांत उत्पादन की सूत्र क्या होगा? सीमांत का सूत्र होता है मेरा दोस्त, याद रखिएगा, डेल्टा टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब यहाँ से पूछा गया, अब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है कि उत्पत्ति के साधन की 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 मात्रा। 5 इकाई अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो 24 इकाई का उत्पादन हो रहा है। 6 इकाई का प्रयोग हो रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं 30 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। तो 1 इकाई बढ़ने से कितना बढ़ रही है मात्रा? तो बोल सकते हैं 6। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था 6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि कुल उत्पाद अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था। जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स, कहाँ मेरे भाई, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स का भी जो एग्जाम आया था वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी कुल उत्पादन अधिकतम होती है, क्या होती है? जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान हमेशा क्या होती है? 0। कुल उत्पादन तभी अधिकतम हो सकता है जब सीमांत उत्पादन का मान 0 होगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है। जो औसत उत्पाद है सीमांत उत्पाद है वो दोनों बराबर होते हैं कब? औसत उत्पाद अधिकतम होती है तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो वो उत्पाद होता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो क्या होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा, तो बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा, कम होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन है मेरे भाई कि डॉगलस उत्पाद मतलब याद आपका दिया गया है और ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया। बस कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला याद रखेगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या याद रखना है? अल्फा प्लस बीटा इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। याद रखिएगा क्यू का वैल्यू दिया है 10 - 5p, ठीक है। 10 माइनस इंटू पी का वैल्यू दिया है सर कितना? प्राइस का वैल्यू 2 दिया हुआ है मेरे दोस्त, लिखेंगे 2। 10 को 10 से घटाएंगे तो आएगा मेरा वैल्यू कितना? 0। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर आपसे यहाँ पे दिया गया मेरे भाई, ये कौन सा नियम लागू करता है? ये अगर मैं देखूँ मेनली तो ये लागू करता है स्थिर नियम। क्या हो जाएगा? स्थिर नियम लागू करता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, अल्फा ए आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 1। a प्लस बी ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन की डॉप डगलस उत्पादन फलन Q = ALK में पैमाने का हास्य प्रतिफल कब होगी? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर 0। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो बोल सकते हैं इसका राइट आंसर होगा क्या? बस लेस देन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2023 के पेपर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे भाई कि देखिए श्रम का मतलब क्या होता है? लेबर, एल। पूंजी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। देखिए मेरे दोस्त Q = 5L प्लस 3K दिया हुआ है। 5 × L का वैल्यू दिया है कितना सर? L का वैल्यू दिया है सर 100। देखिए 100 लिखेंगे मेरे दोस्त प्लस 3 × K का भी दिया है सर। श्रम और पूंजी, श्रम मतलब लेबर और पूंजी मतलब कैपिटल, दोनों का वैल्यू 100 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे सर 100। तो 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500 अब प्लस 3 को इससे गुना करेंगे तो आपका 300। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा सर 800। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 800 आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजीली से कर लेंगे, ठीक है। आशा कर सकते हैं मेरे भाई, एक बार बोल दीजिए सर हाँ आशा कर सकते हैं। इसका वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है सर? यदि श्रम को सीमांत उत्पाद MPL है, क्या है मेरे दोस्त? MPL है। याद रखिएगा वस्तु की मूल्य P है। वस्तु की मूल्य क्या है?
पी है। तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, बस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। और हमें इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो आप इजीली से सॉल्व कर लें। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई। और आज ही के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन, ठीक है, और सब आपका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। और देन आज ही के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। और आज मैं आप लोगों को भरपूर क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आज रात 11 बजे तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।